बच्चों अब हम लोग एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को यूज करके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट लिखेंगे। उस स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले आपको मैं कार्नो थ्योरम बता दूं। कार्नो नाम के इंजीनियर थे, उन्होंने थ्योरम दिया था जिनके नाम पे कार्नो इंजन भी है। उन्होंने ये कहा था कि नो रियल हीट इंजन operating between two energy reservoirs can be more efficient than a कार्नो इंजन operating between the same two reservoirs। तो कार्नो भाई साहब ने यह कह दिया कि दुनिया का कोई भी इंजन तुम बना लो, मेरे इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट नहीं बना सकते हो। बस उनका यह कहना था कि मेरा इंजन सबसे अच्छा। ठीक है, कार्नो ने यही कहा कि दुनिया का कोई भी रियल हीट इंजन आप बना दोगे, उसकी इफिशियंसी कार्नो इंजन के इफिशियंसी से कम ही होगी। कार्नो थ्योरम एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और ये फैक्ट क्यों सही है? बिकॉज द कार्नो इंजन इज एन आइडियलाइजेशन। डू नॉट एक्सपेक्ट अ कार्नो इंजन टू बी डेवलप्ड फॉर कमर्शियल यूज। ये एक आइडियलाइजेशन है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वी एक्सप्लोर द कार्नो इंजन ओनली फॉर थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कार्नो इंजन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। एक्चुअल कार्नो इंजन कहीं नहीं बन सकता है, ये एक आइडियलाइजेशन है। रियलिटी में, रियल लाइफ में जो भी इंजन बनेगा उसमें कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी आ ही जाएगी। कार्नो इंजन में हमने क्या बताया था कि रिवर्सिबल कार्नो साइकिल है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता है। जिस तरह से रियल लाइफ में कोई भी सरफेस परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है, उसी तरह से रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल तो हो नहीं सकता है। यानी कि ये जो कार्नो इंजन है ये भी एक आइडियलाइज्ड केस है, यूटोपिया है कि हाँ भाई इतना सुंदर हम लोग बना देते हैं इंजन जिसकी इफिशियंसी ये हो जाएगी। लेकिन कार्नो नहीं बोला कि भाई दुनिया में तुम कोई भी इंजन बनाओगे ना, उस रियल हीट इंजन की इफिशियंसी इस कार्नो हीट इंजन की इफिशियंसी से कम होगा। कोई भी हीट इंजन हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है? 1 माइनस QL बाई QH। कोई भी हीट इंजन हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसकी इफिशिएंसी ये तो होती ही है 1 माइनस QL बाई QH। अब कार्नो ने ये कहा कि ये जो आपको इफिशिएंसी आ रहा है, दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू इफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल कार्नो इंजन। वो क्या होता है? 1 माइनस TL बाई TH। ये क्या होता है? दिस इज इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल कार्नो इंजन। कार्नो इंजन वाले केस में इफिशियंसी का ये फॉर्मूला हो जाता है ना 1 माइनस TL बाई TH। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला 1 माइनस QL बाई QH। अगर कोई इंजन इरिवर्सिबल है उसके केस में ऑब्वियसली 1 माइनस TL बाई TH वाला फॉर्मूला नहीं चलता है, उसके केस में 1 माइनस QL बाई QH वाला फॉर्मूला चलता है। इसको मैं मोस्ट जनरल फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो इंजन रिवर्सिबल और कार्नो हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों फॉर्मूला आपको सेम इफिशियंसी देगा। इसलिए देखो यहां पर हमने लेस देन और इक्वल टू की बात कही है। ये दोनों फॉर्मूला सेम इफिशियंसी या इक्वल इफिशियंसी कब देगा? जब LHS में जो हीट इंजन है ना, वो हीट इंजन रिवर्सिबल कार्नो इंजन बन जाए। अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 1 और 1 दोनों साइड से हट जाएगा, माइनस इधर है, माइनस इधर भी है, तो दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? QL बाई QH दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू TL बाई TH। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस TL को इधर ले आते हैं और इस QH को उधर ले जाते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि देखो ये जो भी QL, QH, TL, TH है ना, सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। TL और TH तो क्या है? एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर है, केल्विन में है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। QL और QH भी बार बार हमने बताया था कि हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये सब मैनिपुलेशन आप करिएगा तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि QL बाई TL दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू QH बाई TH। अब ये राइट हैंड साइड वाले को हम लोग इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं QL बाई TL माइनस QH बाई TH दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करके आप रुक जाइए, इस चीज़ का देखिए मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमने क्या लिखा है? बस एक सिंपल सा कार्नो थ्योरम होता है कि भाई दुनिया का कोई भी हीट इंजन हो वो कार्नो इंजन से कम इफिशिएंट होता है। इफिशियंसी का हमने 2 फॉर्मूला लिखा, एक हीट के टर्म्स में, एक टेम्परेचर के टर्म्स में। जो हीट के टर्म्स में जो इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस, उसी को हमने मैनिपुलेट किया तो हमने ये लिख दिया।
अब मान लीजिए कि आपको एक हीट इंजन दे रखा है, उसमें हाई टेम्परेचर सोर्स जो है, जो एनर्जी रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर TH है, इसका टेम्परेचर TL है। ये हीट इंजन है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हमें बिल्कुल नहीं पता। एक आर्बिट्ररी हमने हीट इंजन ले लिया है, यहाँ से हीट कितना निकला, QH अमाउंट ऑफ हीट निकला, यहाँ से QL अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ और यहाँ से वर्क डन W हो गया। ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने एक आर्बिट्ररी हीट इंजन बना दिया है। किसी को कोई शक शुबा इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक एनर्जी रिजर्वॉयर है जिससे QH अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, जो इंजन को जा रहा है, इंजन वर्क डन W कर रहा है। ये इंजन QL अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, किसको, लो टेम्परेचर पे जो सिंक होता है उसको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट हैं। अगर मैं इस हीट इंजन वाले गैस को सिस्टम मानूं, इसको मैं सिस्टम मानता हूं, ध्यान दो, ये जो हीट इंजन है ना उसको मैं सिस्टम मानूं, तो ये जो सोर्स हो गया या ये जो सिंक हो गया, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है। ध्यान दो, शुरुआत में जब हम लोगों ने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था ना, तो बोला था कि जिस एरिया के बारे में हम लोग लॉज वगैरह लिख रहे हैं उस एरिया को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, और सिस्टम के अलावा जो भी बचता है वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट हो जाता है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर के टोटल यूनिवर्स बनता है। ये सबको पता होगा, सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम अभी हमने क्या लिया है, ये जो हीट इंजन है जिसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो चलो भाई एक साइक्लिक प्रोसेस का साइकिल भी बना देते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, इसको हमने सिस्टम लिया है। हीट इंजन जिसके अंदर वर्किंग गैस है, जो साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, उसको हमने सिस्टम बनाया। ये जो सोर्स है, एनर्जी रिजर्वॉयर है, ये जो सिंक है, ये सब इन्वायरमेंट हो गया, या इसको कहते हैं सराउंडिंग। किसी किसी बुक में इसको सराउंडिंग भी लिखते हैं, कहीं कहीं इन्वायरमेंट भी लिखते हैं। और सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट को जब मिला देते हैं तो पूरा जो ये बन गया ना, ये क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। जिस तरह सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सारे सेट को आपने मिला दिया तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, तो उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट मिलकर के यूनिवर्स बनता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हमें पता करना है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा S ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, प्लस डेल्टा S ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स। किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट। तो मुझे पता करना है कि टोटल चेंज ऑफ द एंट्रोपी क्या है, यानी कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि ये जो सिस्टम है, इसका एंट्रोपी चेंज इन वन साइकिल क्या होगा, एक साइकिल में एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ये हीट इंजन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इसमें प्रोसेस जो हो रहा है वो कार्नोट साइकिल हो या नहीं हो, कोई भी साइकिल होगा तो साइकिल की पहचान क्या होती है। साइकिल की पहचान दो पहिया नहीं होती है, साइकिल की पहचान होती है कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। जब इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट हो गया तो एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट दिस विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट। बिल्कुल सही। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के बराबर है, तो एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट। भले ही आप प्रोसेस अंदर में कुछ भी खलबली मचा रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, भरतनाट्यम डांस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम तो ये बोलेगा ना कि भाई जहां से मैंने स्टार्ट किया इनिशियल स्टेट से, मैं वापस फाइनल स्टेट F पे आ गया, तो जो मेरा इनिशियल एंट्रोपी था वही मेरा फाइनल एंट्रोपी है। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा S 0 हो जाएगा। प्रोसेस अंदर में कुछ भी होता रहे, ये हीट इंजन कुछ भी खलबली करता रहे, एक साइकिल में इसका चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा, क्योंकि साइकिल में क्या हो जाता है, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। तो जब हम लोग इस रिलेशन में डेल्टा S की वैल्यू लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आप ये लिखो कि डेल्टा S ऑफ सिस्टम 0 हो गया। अब डेल्टा S ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं क्या है। एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ये हीट रिजर्वॉयर है, ये हीट सिंक है। हीट रिजर्वॉयर से कितना हीट निकला, QH अमाउंट ऑफ हीट निकला। कितने टेम्परेचर पे निकला है, TH पे। और ये एनर्जी रिजर्वॉयर को हम लोग मानते हैं कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का है, यानी कि QH अमाउंट ऑफ हीट निकलने से भी इसकी टेम्परेचर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये जो
एनर्जी रिजर्वॉयर है इसका एंट्रोपी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है। देखो QH अमाउंट ऑफ हीट इसने दिया इंजन को, हीट इसमें से निकला, तो एंट्रोपी इसका डिक्रीज करेगा कितने से? QH/TH से। तो लिख दो एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है कितने से? QH/TH से। हम लोग इसको माइनस करके लिख रहे हैं क्योंकि एंट्रोपी इसका डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो सिंक है इसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। कितना हीट एब्जॉर्व कर रहा है? QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व कर रहा है ना। देखो QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व कर रहा है कितने टेम्परेचर पे? TL टेम्परेचर पे। और ये जो एनर्जी सिंक है इसको भी हम लोग मानते हैं कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसका TL चेंज नहीं करता है। तो ये जो एनर्जी सिंक है इसने QL अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया कितने टेम्परेचर पे? TL टेम्परेचर पे। तो इसका एंट्रोपी कितने से इंक्रीज करेगा? QL/TL से। इंक्रीज किया तो इसलिए प्लस में लिखेंगे, तो लिख देंगे QL/TL। तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एनवायरनमेंट। दोनों को ऐड करिएगा तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अब जरा ये बताओ कि डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा? ये तो जीरो है, ये वाला चीज क्या है? अभी हमने कार्नो थ्योरम से प्रूव किया था कि ये वाला चीज तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। देखो ब्लू ब्रैकेट के अंदर में जो महाशय छुप के बैठे हुए हैं ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो है ना। देखो ये है, यहां से देखो, ये हमने कहां से प्रूव किया था? कार्नो थ्योरम से। कार्नो थ्योरम ने क्या कहा था कि दुनिया का कोई भी रियल हीट इंजन किसी भी कार्नो हीट इंजन से कम इफिशिएंट होता है। ठीक है, तो वहीं से ये इनइक्वालिटी आ गई थी। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में चीज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमने प्रूव कर दिया ना कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने प्रूव किया है एक हीट इंजन के लिए, लेकिन ये दुनिया के हर तरह के प्रोसेस के लिए ट्रू होता है। डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स, इसी को बुक्स में लिख देते हैं डेल्टा S टोटल, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा फॉर एनी प्रोसेस इन द वर्ल्ड। यानी कि ये लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, डिक्रीज तो कभी कर नहीं सकता है। इज इक्वल टू जीरो कब होगा? अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, और हम लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल तो होता ही नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर डेल्टा S की वैल्यू जीरो हो जाए, भूले भटके कहीं से अगर जीरो आ जाए, तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल होना ही पड़ेगा। रियल लाइफ में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर थियोरेटिकल कैलकुलेशन या फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा S की वैल्यू जीरो आ गई तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। इसलिए देखो मैंने इफ एंड ओनली इफ लिखा है, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तब तो उसमें डेल्टा S जीरो होगा। उसी तरह से अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा S की वैल्यू जीरो हो गई तब उस प्रोसेस को रिवर्सिबल होना पड़ेगा। कॉन्वर्स भी ट्रू है, इसलिए मैंने लिखा है डेल्टा S इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा आप ये लिख लीजिए कि डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली इफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत डेल्टा S को ग्रेटर देन जीरो होने से रोक नहीं सकती है। और अगर डेल्टा S ग्रेटर देन जीरो हो गया तब तो ऑब्वियसली प्रोसेस भी इरिवर्सिबल ही होगा। तो इन स्टेटमेंट को समझ लीजिए, यही स्टेटमेंट होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे जो मैंने डेल्टा S और डेल्टा S लिखा है ना, ये डेल्टा S है, डेल्टा S टोटल, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, इस डेल्टा S का मतलब समझ लीजिएगा डेल्टा S ऑफ द यूनिवर्स या डेल्टा S टोटल। तो ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये S और UNI मिलकर के सुन्नी हो गया, ये सिया सुन्नी वाला सुन्नी नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या है? डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बुक्स में इस यूनिवर्स को टोटल भी लिख देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स या डेल्टा S टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा S टोटल जीरो है इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर डेल्टा S ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। और रियल लाइफ में कोई भी आपको रिवर्सिबल प्रोसेस तो नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नो प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रिवर्सिबल। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियलाइजेशन। रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस एब्सोल्युटली रिवर्सिबल नहीं होता है। इसलिए ये जो हमने लिख दिया है ना कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ये तो रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में आपको यही मिलेगा कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, और अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोग दिखाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये जो पुराना क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, क्लॉसियस स्टेटमेंट या केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट, उन दोनों स्टेटमेंट के कैसे इक्विवेलेंट हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपको किसी प्रोसेस का नेचुरल डायरेक्शन भी बताता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक कोल्ड सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है TL, ये एक हॉट सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है TH। तो क्या ये नेचुरली हो सकता है कि कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस में हीट का फ्लो हो जाए, Q हो जाए? ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम लोग जानते हैं कि ये नहीं हो सकता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी मैं दिखा सकता हूं कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड से हॉट में गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो वायलेशन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? हॉट सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि वो हीट ले रहा है ना। कितने से बढ़ेगी? Q/TH से बढ़ेगी। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर TH और TL है ना, चेंज नहीं कर रहा है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दोनों का बहुत 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 लार्ज है, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो जब कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस में Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ, होगा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लेट्स एज्यूम कि ऐसा अगर कोई प्रोसेस होता है, तो जो हॉट सब्सटेंस है उसका एंट्रोपी कितने से बढ़ेगा? Q/TH से। और कोल्ड का एंट्रोपी कितने से घटेगा? इसका घटेगा Q/TL से। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? Q/TH माइनस Q/TL, यानी कि डेल्टा एस टोटल ये हो गया। अब ये जो डेल्टा एस टोटल है, इसकी वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? TH क्या है? TH ज़्यादा है, तो Q/TH क्या होगा? कम होगा ना। TH इज ग्रेटर देन TL, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस विल बी लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0। ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा एस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। इज इक्वल टू 0 चल जाएगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो, जो कि रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही है ना कि भाई डेल्टा एस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 तो भाई बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डेल्टा एस लेस देन 0 आ गया, यानी कि ये वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन बताता है, आपको बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली खुद से अपने आप से हो सकता है कि नहीं। हमने दिखा दिया कि अपने आप से किसी कोल्ड बॉडी से हीट का ट्रांसफर हॉट बॉडी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चेंज इन टोटल एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स लेस देन 0 हो जाएगा, और ये वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम लॉजिक का यूज करके मैं दिखा सकता हूं कि जो क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ना, वो बेसिकली यही था। क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप ऐसा परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते हैं या परफेक्ट हीट पंप नहीं बना सकते हैं जो कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट ले और हॉट ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करता जाए। ऐसा परफेक्ट रेफ्रिजरेटर या परफेक्ट हीट पंप नहीं बन सकता है। अगर ऐसा बनेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हो जाएगा। तो देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिकल मशीन हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रांसफर एनर्जी कंटिन्यूअसली बाय हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी बाय वर्क। यानी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि आप कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर करिएगा तो सेकेंड लॉ का वायलेशन हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आप यहां से Q अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहे हैं और यहां पर Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? हॉट रिजर्वायर में हीट जा रहा है, यानी कि उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? Q/TH से बढ़ेगा।
कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकल रहा है, यानी कि उसकी एंट्रोपी घटेगी। कितने से घटेगी? Q/TL से घटेगी। और ये Q/TH माइनस Q/TL क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों लेस देन जीरो होगा? क्योंकि ऑब्वियसली TH इज ग्रेटर देन TL। तो ये लेस देन जीरो तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा एस टोटल। ये डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो अगर होगा तो अभी जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसका वायलेशन हो जाएगा। इसलिए परफेक्ट हीट पंप या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर आप नहीं बना सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लिखा है वो इस क्लॉशियस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के भी इक्विवेलेंट है। केल्विन प्लैंक फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूसेज नो इफेक्ट other than the input of energy by heat from a reservoir and the performance of an equal amount of work। यानी कि हॉट रिजर्वायर से आप Q अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं और पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल हीट इंजन। परफेक्ट हीट इंजन आप नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा कोई हीट इंजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हॉट रिजर्वायर से हीट निकल रहा है तो उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? Q/TH। और ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस Q/TH हो गया। ये जो हीट इंजन है इसमें तो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गया। तो पूरे यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डेल्टा एस टोटल ये क्या हो जाएगा? माइनस Q/TH हो गया। ये लेस देन जीरो हो गया। तो डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता है ना फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने दिखा दिया कि जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस केल्विन प्लैंक फॉर्म के भी इक्विवेलेंट है। तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल ये याद रखना कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या डेल्टा एस टोटल हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा एस टोटल जीरो हो रहा है इट मीन्स द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा एस टोटल दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बेस्ट केस सिनेरियो में अगर प्रोसेस बिल्कुल रिवर्सिबल हो जाए, जो कि रियल लाइफ में होता नहीं है, तो डेल्टा एस जीरो होगा। लेकिन इस आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस के अलावा दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। यानी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग।